हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सेकंड आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म व्हिच इज आल्सो नोन एज 3D आइसोमेरिज्म। नाउ हम लोग ने 11वें लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। अराउंड 9 to 10 लेक्चर्स उसमें भी लगेगा। फिर उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं 2 से 3 लेक्चर्स आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, तो ये चैप्टर आपका एकदम थॉरली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चरल से, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफिकल्ट नहीं बोला मैंने, डिफरेंट है, बट बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं हर साल और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो आज के लेक्चर में मैं आपका सिर्फ बेसिक्स क्लियर करूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ज्यादा करके बेसिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके और कंसेप्ट को डिटेल में लेके जाएंगे। तो जैसे अब ये अगर मैं आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूँ, तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना। सबसे पहली बात तो ये कि आइसोमेरिज्म जब भी नाम वर्ड्स आपको 10th स्टैंडर्ड तक आया होगा दिमाग में, तो आपके दिमाग में ये क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट आइसोमेरिज्म में जो सेकंड वाला पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। बट इसमें डिफरेंट क्या है सर? फिर तो डिफरेंट ये होगा कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है 3D में वो डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी है। बहुत ही तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि इसका एक बार बेसिक्स अगर समझ में आ गया तो फिर आगे पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, स्टीरियो का मतलब होता है 3D। तो आइसोमर्स डेफिनेशन है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम होता ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो लिखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आइसोमर्स बोला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था। तो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of atoms, but different arrangement of atoms in space, but different arrangement of atoms in the space are called stereoisomers, are called as what, stereo or 3D isomers। और इसका तीसरा नाम क्या है, स्पेस आइसोमर्स। नाम से पता चला स्पेस आइसोमर्स, बराबर है। सो स्टीरियो आइसोमर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। अभी स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये नाम एमसीक्यू में कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। दोनों के दोनों हमारे लिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। सर आप लिखते जा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं यहाँ से आपको सिखाना शुरू करूँगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात एकदम तसल्ली से, घाई नहीं, मुझे थोड़ा सा डेटा बोर्ड पे चाहिए था ताकि मैं आपको लिंक करके समझा सकूं। तो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखो, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अगर आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो ये व्हाइट है, ये कार्बन है सेंटर में, ठीक है ना, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, सबको पता ही है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चारों के चारों जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है कि सेम है? सर डिफरेंट है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन के ऊपर, अभी चलो कलर के हिसाब से बात करते हैं, ये येलो है, ऑरेंज है, ये पर्पल है और ये व्हाइट है, बराबर है। अगर मैं आपके सामने जस्ट एक और कंपाउंड ऐसा लाऊं,
देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, ये वापस देख देते हैं। इस कंपाउंड को इसके साथ मैच करो, ठीक है ना, ये कार्बन है, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है और व्हाइट है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों कंपाउंड सेम है। यस, ये ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आप बताओ, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ सर सेम है, बराबर है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो मैंने ऑरेंज से इन दोनों को होल्ड करके रखा है, तो ऊपर व्हाइट है, पर्पल है और येलो है। तो आप क्या बोलोगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है ना। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। कैसे? ब्लैक के ऊपर येलो, व्हाइट, पर्पल, ऑरेंज जुड़ा हुआ है। सेम ब्लैक के ऊपर येलो, व्हाइट, पर्पल एंड ऑरेंज जुड़ा हुआ है। बट ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है स्टूडेंट्स। यस, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो आप लोग भी शॉक हो गए होंगे। तो जिन्होंने पहले अगर लेक्चर में ध्यान नहीं दिया तो अभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। पता है क्यों? क्योंकि अगर दोनों कंपाउंड सेम होते ना, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने पे मैच होते थे। मैंने जो बोला एकदम तसल्ली से सुनो, अगर ये दोनों कंपाउंड सेम होते तो एक दूसरे के ऊपर रखने से एग्जैक्टली मैच होते, बराबर है। बट अगर वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब दे आर डिफरेंट कंपाउंड। और अगर आप इसको आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा कर दो, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज है। सर नहीं समझा, ये देखो, अगर मैं इसके सामने इधर आईना खड़ा कर दूं, समझो ये आईना है, ठीक है ना, ये मिरर है समझो ऐसे, तो इसका इमेज कैसे दिखेगा, इधर कैसे दिखेगा बताओ? येलो के सामने येलो रहेगा, ऑरेंज के सामने ऑरेंज रहेगा, येलो के सामने येलो, ऑरेंज के सामने ऑरेंज, व्हाइट के सामने व्हाइट, और जहां से मैंने होल्ड किया पर्पल, देख लो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मिरर इमेज है, बराबर है। अभी ये मिरर इमेज है या नहीं है सर। अभी ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। इनको आइसोमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में क्या है, डिफरेंट है। सर सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। हाँ, तो मैं आपको एक सिंपल बनूंगा, दोनों कंपाउंड सेम कब होंगे पता है? जब वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप होंगे। क्या होंगे? ओवरलैप। तो अभी आप बताओ, इस कंपाउंड के ऊपर अगर मैं ट्राई करता हूं, समझो, ठीक है ना, व्हाइट और पर्पल को मैच कराने का, ये देखो व्हाइट और पर्पल मैच हो गया, ये पर्पल कलर और ये व्हाइट कलर मैच हुआ। क्या येलो और ऑरेंज मैच हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे येलो और ऑरेंज मैच हो रहा है? नहीं। तो आप किसी भी दो को अगर ट्राई करोगे ना बेटा, तीसरा चौथा मैच ही नहीं होगा। अगर समझो हम लोग येलो और व्हाइट को मैच करते हैं, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ठीक है ना। आप कैसे भी आप बोलोगे सर आप अच्छे से नहीं पकड़ रहे हो, या आप अच्छे से नहीं मैच करवाना चाहते हो, आप खुद बोलो बेटा। सर एक काम करो, ऑरेंज और व्हाइट को मैच करो। तो ऑरेंज और व्हाइट को मैच करो, देखो ऑरेंज और व्हाइट को मैच कर रहा हूं मैं। ऑरेंज और व्हाइट को अगर मैं मैच करूं, ये देखो, जैसे मैंने ऑरेंज और व्हाइट को मैच करा है, ये व्हाइट व्हाइट और ये ऑरेंज ऑरेंज, तो ये देखो ये दोनों अलग आ रहा है, इधर भी ये दोनों अलग आ रहे हैं, देख लो। तो ये वाला पर्पल और येलो मैच नहीं हो रहा है, इधर भी ये मैच नहीं हो रहा है। अगर आप बोलोगे सर हमको पर्पल और व्हाइट मैच करके बताओ, ये देखो पर्पल और व्हाइट तो मैच हो रहा है, बट उसको अलावा जो दो बचे हैं वो मैच नहीं हो रहे, ये देख लो, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इवन यहाँ पे भी मैच नहीं होगा, तो होगा ही नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग कंपाउंड्स है। ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स क्या है? अलग कंपाउंड्स है। आपने देखा होगा जो अभी कोरोना चल रहा है, राइट, वैक्सीन बनने में इतना टाइम क्यों लगता है स्टूडेंट्स? वैक्सीन बनने में इतना टाइम लगने का रीजन ही यही है कि बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं उनके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो जैसे अगर समझो ये कोरोना के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज है वो कुछ दूसरा ही काम ना कर ले। तो इस वजह से अलग अलग टाइप के ट्रायल्स होते हैं। स्टेजेस क्यों होते हैं कि स्टेज 1 में ये वैक्सीन पास हो गया, स्टेज 2 में ये वैक्सीन पास हो गया, स्टेज 3 में, और फिर आपने देखा होगा लास्ट में जो ह्यूमन ट्रायल होता है, तो ह्यूमन ट्रायल पे पहले हम लोग माइस के ऊपर पहले नॉर्मल वैक्सीन देते हैं, फिर माइस के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं। ह्यूमन ट्रायल में भी एक सैंपल होता है कि हाँ इतने हजार लोगों के ऊपर टेस्टिंग किया। नहीं तो क्या होगा कि अगर वो वैक्सीन समझो हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को दे दी जाए, तो ठीक है, उससे कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इन्वेंशन कब हुआ था, कि जब एक बात हुई थी कि वॉमिटिंग, किसी को मोशन सिकनेस होता है, गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी थोड़ा चलने लगेगा तो उनको मतलब क्या था, वॉमिटिंग होता है। तो वो टाइम में कैसा हुआ था उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन तैयार किया गया था। ध्यान से सुनो, वो टाइम में केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो वो टाइम में मेडिसिन तैयार किया गया था। तो वो मेडिसिन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स ने भी लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी स्टार्टिंग में तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होता है। उनको पता ही नहीं था कि इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, और दुनिया को भी नहीं पता था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके कुछ है। तो मैं आपको एक स्टोरी, वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था, वापस बता रहा हूँ। तो जो जो लेडीज ने वो मेडिसिन लिए थे, उनके जो बेबीज हुए बेटा वो नॉर्मल नहीं हुए, ठीक है ना। ध्यान से सुनो क्यों।
उनके जो बेबीज हुए उनको बेटा ये हाथ का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन था ही नहीं। जो नए बेबीज हुए ये वाला पोर्शन सीधा इधर अटैच था, लाइक लाइक फिन्स होते हैं ना, फिन्स ऐसे 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 डायरेक्टली अटैच था, ये वाला पोर्शन डायरेक्टली इधर अटैच था। सेम इन द केस ऑफ लेग्स। तो ऐसे बेबीज को तो नॉर्मल नहीं बोल सकते आप लोग। तो फिर क्या हुआ, ये मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो गया। और फिर हम लोग ने उनके ऊपर रिसर्च किया, पता चला उन लेडीज जिनको ये एबनॉर्मल बेबीज हुए थे उनको इंटरव्यू किया गया और उनको पूछा गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी आपने कौन कौन से मेडिसिन लिए, कौन कौन से टैबलेट्स लिए, क्या क्या आपने मेडिसिन और क्या क्या आपका दिनचर्या था। उनका जो डेटा था उनको नॉर्मल जिनको बेबीज हुए उनके साथ कंपेयर किया गया। उन्होंने एक ऑब्जर्व की कॉमन चीज, डॉक्टर्स ने, मेडिकल टीम ने, कि जिनको एबनॉर्मल बेबीज हुए हैं उन सब में एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने वो वाला मेडिसिन लिया था जो वॉमिटिंग रोकने वाला था। तो फिर उसके ऊपर रिसर्च हुआ, तब पता चला कि उस कंपाउंड में और उस दवाई में दो एक दूसरे के मिरर इमेज वाले कंपाउंड थे। ये वॉमिटिंग रोक रहा था, ये क्या कर रहा था, वॉमिटिंग रोक रहा था, और ये फीटस जो बेबीज पैदा होने वाले हैं उनके अंदर डीएनए में म्यूटेशन कर रहा था। तो इस वजह से उनकी बेबीज नॉर्मल नहीं हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर बाद में इस केमिकल को निकाल दिया गया और इस केमिकल को रखा गया जो वॉमिटिंग रोक रहा था। तो फिर वो आगे मेडिसिन सक्सेसफुल हुआ, वरना तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम चलता था। तो स्टूडेंट्स वो टाइम में स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन और कंसेप्ट रेडी हुआ, क्योंकि उसके पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके था ही नहीं ना। और इसमें अगर आप हायर स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट डेवलप हो जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री करके, ठीक है ना। बहुत बड़ा ब्रांच है, उसके बुक्स भी बहुत मिलते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, खाली स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर पूरा का पूरा एक बुक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग बात करें तो ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज है बट एक दूसरे के ऊपर मैच हो रहे हैं क्या, नहीं। ये देखो कैसे भी आप अरेंज करोगे मैच नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर व्हाट, एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर्स। अभी आप बोलोगे सर ये तो कभी भी मैच नहीं हो सकते, हो सकते बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दूं, मैंने क्या बोला था, नाम से पता चला स्टीरियो। आप बोलोगे सर ये आप तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब तक ये वर्ड नहीं समझेगा ना स्टूडेंट्स, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आपने देखा होगा मैं बहुत स्लो सिखाता हूँ, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सुनो, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना क्या चेंज कर रहा हूँ। आप कोई भी दो आइटम सिलेक्ट कर लो। सर एक काम करो, येलो और व्हाइट सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी, कोई भी दो सिलेक्ट करो, उसको इंटरचेंज कर दो। ये येलो यहां से निकाला, ठीक है, और व्हाइट यहां से निकाला, बराबर है। तो ये व्हाइट को येलो की जगह पे डाल दो और येलो की सॉरी व्हाइट की जगह पे येलो डाल दो, ठीक है, उल्टा इंटरचेंज कर दिया। कोई भी दो आइटम्स को इंटरचेंज, तो आपकी मर्जी। फिर अगर आप इसके साथ देखोगे ना तो ये अभी इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। ये देखो, देखो ऑरेंज के सामने ऑरेंज, व्हाइट के सामने व्हाइट, येलो के सामने पर्पल आ रहा है, और यहाँ पे पीछे येलो, यहाँ पे पर्पल है। सर थोड़ा सा चेंज करके देखो, आप कैसे भी चेक करो, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, अगर मैं समझो ऐसे करूं, ये देखो येलो के सामने येलो, पर्पल के सामने पर्पल, तो यहाँ पे व्हाइट के सामने ऑरेंज आ रहा है, तो ये गड़बड़ होगी। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेज। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही कंपाउंड है। सर सेम कैसे, आपको बताओ। ये देखो, अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर इस कंपाउंड को रख दूं, देखो डिक्टो मैच हो रहा है। सर ये कैसे जादू हो गया, यही तो स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्पेस में अरेंजमेंट ही अलग था, मैंने किसी दो एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दिया तो कंपाउंड दोनों सेम हो गए। तो इसी को तो बेटा आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये देखो पर्पल से पर्पल मैच हो रहा है, व्हाइट से व्हाइट मैच हो रहा है, ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो रहा है, येलो से क्या मैच हो रहा है, येलो मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो बेटा एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट चेंज करने से हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ये देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को ध्यान से देखूं तो ये कौन है, कार्बन है, ये भी कौन है, कार्बन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये देखो CH3 हो गया, ये भी CH3। तो CH3 बॉन्ड CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन बोलते हैं ना। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि ये कंपाउंड को आप देखो, एग्जैक्टली देखना, मैं एग्जैक्टली जैसा मैं नॉर्मल ऑफलाइन में सिखाता हूं वैसे ही रखा है बच्चों के सामने। तो मैं ऐसा अज्यूम करो आप लोग मेरे सामने जस्ट बैठे हो, तो ये देखो इस एटम के जस्ट पीछे एक एटम है, देख लो, है ना। इस एटम के जस्ट पीछे एक एटम है ये रहा, और इस एटम के पीछे जस्ट एक एटम है, और इस एटम के जस्ट पीछे एक एटम है। तो मुझे बता ये एक कंपाउंड हुआ, यस। इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं इस आगे वाले कार्बन को थोड़ा सा, अगर मैं आपको सही बोलूं तो क्या आपको इस कार्बन के पीछे, इस हाइड्रोजन के पीछे वाला हाइड्रोजन दिखना चाहिए,
ऑफलाइन में अगर एग्जैक्टली आप इधर खड़े हो इसके सामने, जस्ट इसके सामने, तो क्या आपको इसके पीछे वाला दिखना चाहिए? नहीं सर, वो तो इसके लाइन में तो नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट्स ये एक कंपाउंड है बराबर, बट अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं आगे वाले को, तो ये आगे वाला कार्बन कौन से शेप में हो गया? वाई शेप में, और पीछे वाला कार्बन तो अभी भी ट्राइंगल के शेप में ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपको ये वाला कार्बन दिख रहा है, सॉरी हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाले के पीछे कुछ नहीं है अभी, ये देखो। तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। सर कैसे अलग अलग, समझा नहीं। आप बताओ ये कंपाउंड को अगर मैं, देखना एक मिनट, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगेगा बिकॉज ये सब मॉडल से सिखाने वाली चीजें। ये देखो, इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ कंपेयर करो। इसमें क्या था, आगे वाला भी ट्रायंगल के शेप में था, पीछे वाला भी ट्रायंगल के शेप में था, बट इसमें आगे वाला वाई शेप में है, पीछे वाला ट्रायंगल शेप में। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे घुमाया, इसको घुमाया, क्योंकि ये बॉन्ड भी घुमा ना इसके साथ। तो जैसे घुमाया बेटा, तो कहना है इसे बेटा ये कंपाउंड अलग बन गया और ये कंपाउंड अलग था। तो दोनों कंपाउंड में एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में क्या है, डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। यहाँ पे इसको आप बोलोगे एक्लिप्स मतलब एक को दूसरा कवर कर रहा है। ये देखो, एक को दूसरा कवर कर रहा है, एक को दूसरा कवर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स सुना रहेगा, राइट ना, कवर कर लेता है सन को। तो ये है एक्लिप्स स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट कर दूं तो क्या मुझे था, अभी कोई दूसरा एक दूसरे को कवर कर रहा है? ये तो कवर करेंगे, ये तो बॉन्ड है बेटा, ये तो सिंगल लाइन है, बट क्या ये एटम्स एक दूसरे को कवर कर रहे हैं? नहीं। तो इसको केमिस्ट्री में स्टैगर्ड बोलते हैं, स्टैगर्ड। ये सब नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा, डोंट वरी। क्या मुझे बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सर दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो, इसको आप एक्लिप्स बोलोगे, एक के पीछे एक, और यहाँ पे एक के पीछे एक नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों कंपाउंड्स भी क्या है? डिफरेंट है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बराबर है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट एटम्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो है डिफरेंट। इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिक एक चीज याद रखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट देयर अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल से मैंने आपको समझाया तो बेटर समझा होगा आपको ना। अगर मैं बात करूं दो टाइप के आइसोमर्स की, तो सबसे पहला जो है कॉन्फॉर्मेशनल है, ठीक है ना। कॉन्फॉर्मेशनल के ऊपर हमको 2 लेक्चर्स लगेंगे, और इसके ऊपर कम से कम 7 से 8 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल के ऊपर 7 से 8 लेक्चर लगेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, अगर मैं बात करूं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की, बराबर है, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वाले जो मैंने आपको बताया था ना, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। एक आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बाय रोटेशन। आप रोटेट करके, ये देखो बॉन्ड को मैंने घुमाया, एक से दूसरा बन गया। सो द स्टीरियो आइसोमर्स which are इंटरकन्वर्टिबल मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, इंटरकन्वर्टिबल ड्यू टू द रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा आता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ना कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये मिरर इमेज वाला। अभी आप बताओ बच्चों, ये तो दोनों सेम ही, अगर मैं वापस इंटरचेंज कर दूं तो क्या यहाँ पे मुझे बताओ बॉन्ड को रोटेट करके एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? एकदम ध्यान से देखना, ये इसका मिरर इमेज है क्या? हाँ ये देखो मिरर इमेज है, दीज आर आइसोमर्स, एक दूसरे के ऊपर इंटर कन्वर्ट, ये मैच नहीं हो रहा है, राइट। तो क्या मैं किसी बॉन्ड को घुमा के, ऐसा ये बॉन्ड को घुमाया, तो क्या ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया? नहीं हुआ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बॉन्ड को तोड़ना पड़ा, फिर मुझे एटम्स को क्या करना पड़ा? इंटरचेंज, तब जाके ये दोनों क्या कंपाउंड हुए? सेम हुए बेटा, तब जाके ये दोनों कंपाउंड्स क्या हुए? सेम। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एक आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे ये स्टैगर्ड है बच्चों,
ठीक है ना। अगर मुझे इसको एक्लिप्स, सॉरी ये एक्लिप्स है, क्यों, एक दूसरे को कवर कर रहा है। अगर मुझे इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं बॉन्ड को घुमा के कर सकता हूँ, मैंने कोई बॉन्ड तोड़ा नहीं, तो इसको कॉन्फॉर्मेशनल बोलेंगे। एकदम आराम से, हाँ बेटा वापस से देखो, ये क्या था, एक्लिप्स, ठीक है। अगर मुझे इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करूंगा, तो बॉन्ड को घुमा के कर दिया मैंने, तो इस बॉन्ड को घुमा के, क्या मैंने कोई बॉन्ड तोड़ा ऐसे, फिर किया कुछ नहीं, तो बॉन्ड को रोटेट करके मैं अगर कर सकता हूं तो वो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल। लेकिन अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़े, कुछ इंटरचेंज करना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखता हूं, द स्टीरियो आइसोमर्स, the stereoisomers which are not interconvertible, due to rotation around a dash bond, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से इंटरकन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बॉन्ड का क्या होना जरूरी है बेटा, ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर तक वो कंटिन्यू जाएगा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन की, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है ना बच्चों, एक मिनट, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें, सो दे आर इंटरकन्वर्टिबल बाय रोटेशन ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है ना। अभी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ने से पहले हम लोग दो बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके इसमें, पहला तरीका है सोहर्स प्रोजेक्शन, कैसे हम मॉलिक्यूल को शो करते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शन, और एक है दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिशर भी है, डैश वेज है, वो सब हमको इसमें आएंगे कॉन्फिगरेशनल में। तो कॉन्फिगरेशन में चारों आएंगे, इसमें से दो ही आएंगे, तो दो अभी सिखा दूंगा, दो नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, मतलब कॉन्फिगरेशन जब स्टार्ट करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, नाम ध्यान से सुनना एकदम। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सोहर्स प्रोजेक्शन की, अभी ये क्या है, तो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से है। सोहर्स प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरीके से शो करेंगे, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा तारेजमी हो जाएगा। मॉलिक्यूल को हम लोग हमेशा इस तरीके से व्यू करेंगे, ऐसे व्यू नहीं करेंगे, आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से देखना, मेरे हिसाब से मत देखना। मैं मॉलिक्यूल को कभी भी ऐसे नहीं दिखूंगा, ऐसे दिखूंगा तो ये न्यूमैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एज अ स्टूडेंट, मैं अगर समझो स्टूडेंट हो, आप भी मेरे सामने ऐसे बैठो, राइट, तो आप इसको ऐसे देखो। अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहा हूँ, इस तरीके से देख रहा हूं तो न्यूमैन हो जाएगा, इस तरीके से देख रहा हूं तो इसको सोहर्स बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। और इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इसको एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम स्ट्रेट मत रखना, थोड़ा सा टिल्ट कर दो बस, इसी को बेटा सोहर्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूं, एकदम सीधा हो गया ये तो नहीं, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे, सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे मॉलिक्यूल को शो करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, ये स्ट्रेट वाला, ये देख लो, ये वाला, तो ये सीधा नहीं बनाना है, सीधा ऐसा सीधा नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे टेढ़ा करके, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, राइट। तो इसको यहाँ पे ऐसे शो भी करेंगे हम लोग, ऐसा, ये देखो, ये आगे वाला है कार्बन का हो गया, ठीक है। तो ये वाला कार्बन कौन सा था, फ्रंट कार्बन था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट कार्बन, कौन सा कार्बन, फ्रंट कार्बन, बराबर है। अभी ये वाला कौन सा कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन उसी टाइप के हैं जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये देखो, इसके जस्ट पीछे ये वाला है, इसके जस्ट पीछे ये वाला है, इसके जस्ट पीछे ये वाला है, 3D में देख रहे हैं ना हम लोग। तो मुझे था ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियर कार्बन,
कौन सा कार्बन बच्चों? रियर कार्बन। तो मुझे बताओ सॉहर्स प्रोजेक्शन में कितने टाइप के कार्बन है हमारे पास? दो कार्बन है, एक है कौन सा फ्रंट कार्बन और एक है रियर कार्बन। चलो वापस देखते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे देखूंगा तो न्यूमान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लेकिन उसी मॉलिक्यूल को ऐसे ऐसे नहीं, ये तो एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होना चाहिए, ऐसे देखूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? सॉहर्स। ये वाला कार्बन कौन सा? फ्रंट कार्बन। और ये वाला कार्बन कौन सा? रियर कार्बन। रियर मतलब पीछे वाला कार्बन, बराबर है। अगर समझो मुझे किसी ने पूछ लिया कि इथेन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, सॉहर्स ऑफ इथेन, इथेन समझो, इथेन का पूछ लिया मुझे, तो इथेन का कैसे बनाएंगे? इथेन मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन होगा, कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 यही है ना, ये CH3, पीछे भी क्या रहेगा? CH3। तो अगर इथेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा लाइन टिल्ट करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप देंगे, बराबर। और सब जगह पे क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन बच्चों इसमें। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नो नीड टू शो दिस कार्बन। ये सेंटर में क्या है? कार्बन। अभी बताओ इसमें अगर कोई पूछ ले तो बताओ फ्रंट कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन है, और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा? रियर कार्बन। तो ये प्रोजेक्शन कौन सा है? सॉहर्स प्रोजेक्शन है। सॉहर्स के अलावा बेटा मैं आपको और भी, सॉहर्स के अंदर ही मैं इथेन के अलावा प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनके भी स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। पर आप लोग पहले इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो सॉहर्स को ही हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है ना। इथेन का हमने बना लिया, मीथेन का तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए थे। अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? CH3, बीच में CH2 और लास्ट में वापस CH3। बच्चों अगर आप घाई करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम लोग स्लो ही रख रहे हैं स्पीड, ठीक है। चलिए अब ये देखो, मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? ये इथेन था, इसके ऊपर और एक CH3 जोड़ दिया तो ये मीथेन हो गया। अभी आप लोग ध्यान दो, आपको तो ऑनलाइन में समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये क्या है? CH3, CH3 है। फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या आया? ये कार्बन है और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, CH2। फिर वापस देखो सिंगल बॉन्ड है, फिर बाद में लास्ट में क्या आया? CH3। इसको आप क्या बोलोगे? प्रोपेन बोलोगे। अभी अगर मुझे इस कंपाउंड को सॉहर्स फॉर्म में देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा? सबसे पहले न्यूमान बताता हूं। अगर इस तरीके से देखूंगा, ठीक है, इसको बेटा एक हाइड्रोजन ही मान के चलो, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये कार्बन है, ठीक है ना, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन मान के चलो। फिर पीछे इसके ये 3 हाइड्रोजन है, बराबर है। तो अगर इस कंपाउंड को ऐसे देखेंगे तो सर ये तो न्यूमान हो गया। अभी इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये वाले बॉन्ड को, इससे डरो मत, ये रहने दो, कुछ नहीं। इसको देखो क्या हो गया, ये बॉन्ड है। अभी क्या इसको सीधा रखना है? नहीं ना। कैसे करना है बताओ? चलो सर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दो, टिल्ट कर दिया। अभी बताओ, फिर अगर ये टिल्ट करके मैं इधर लेके आ रहा हूं ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। पीछे वाला कार्बन जो है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, ट्राइंगल के शेप में, इस शेप में, बराबर। आगे वाला कार्बन देखो, इसके ऊपर ये कार्बन है, नीचे 2 हाइड्रोजन है, नीचे क्या है? 2 हाइड्रोजन है। और ऊपर कौन है? ये वाला, ये भाई साहब कौन है? ये देखो, फ्लावर देता हूं चलो तुम लोग को, फूल तो ले लो, ठीक है, फ्रेंडशिप डे। तो आप बताओ ये क्या है बच्चों? CH3 है, तो ये आपका CH3 हो जाएगा, बराबर ना। तो ये वाला हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका? प्रोपेन का। तो अभी आप बताओ इसमें 3 कार्बन कैसे हुए? एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, हो गया 3 कार्बन, बराबर है। सर अभी कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो CH3 यहाँ पे नहीं शो करना था, मैं तो ऐसे इसको होल्ड करता हूँ, ऐसे। तो ऐसे होल्ड करोगे तो CH3 इधर आ जाएगा, ये फिर ऐसा हो जाएगा, देखो, ठीक है। मेन बॉन्ड यही मान के चलेंगे अपन। तो यहाँ पे CH3 आ सकता है, इधर आ सकता है, ठीक है, कोई भी एक जगह पे। पीछे भी अगर आप शो करना चाहते हो तो फिर आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे होल्ड करोगे तो आगे 3 H आ जाएंगे और पीछे एक CH3 आ जाएगा, वो इधर भी आ सकता है। अगर ऐसे होल्ड करोगे तो इधर आएगा, ऐसे होल्ड करोगे तो इधर आएगा, एकदम फ्लेक्सिबल। समझ में आया? थोड़ा सा भी डाउट है वापस रिवाइंड करके देखो, क्लियर है अभी? पक्का? चलो अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, इसके बाद अगर मैं थर्ड वाला देखूं, ब्यूटेन। अगर मेरे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में भी हम लोग N ब्यूटेन का बना रहे हैं, समझो, CH3 CH2 CH2 CH3, करेक्ट है। तो
तो अगर ये वाला बात है तो इसमें एक और कार्बन आ जाएगा। चलो मेरे पास एक और कार्बन अवेलेबल है, ये देखो एक मिथाइल आ गया इसमें, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये वाला जोड़ देता हूँ तो अभी आप बताओ ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, CH3। देखो CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और ये वापस क्या आ जाएगा CH3, ठीक है ना। तो अभी ये तो बेटा बहुत ज्यादा ऐसा टकरा रहे, देखो डांडिया खेल रहे लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे तो अभी ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, पक्का है। अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछूंगा तो आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना। क्यों ऐसा बनाते हो, किसी ने कभी ये पूछा नहीं सर ऐसा क्यों नहीं बना सकते, बना ना। कभी आपने देखा मुझे पूरे आईयूपीएसी में ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए, नहीं ना। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊं ऐसे बनाऊं तो ये वाला क्या ग्रुप इसको रिपेल करेगा, नहीं, ये दूर गए, तो ये देखो ऐसे ही दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसे ही दिख रहा है, देख लो। इस वजह से इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, तो इसका रीजन ये बच्चों, ठीक है ना। इसको जिगजैग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अभी अगर मुझे ब्यूटेन का या एन ब्यूटेन का आपको क्या बनाना है बच्चों, सोहर्स वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो समझो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये कौन सा हो गया, एक्लिप्स हो गया, ये देख लो अच्छे से देखो पहले। हाँ, इसके मिथाइल के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तो ये तो न्यूमैन हो गया। अगर अपने को सोहर्स बनाना है तो ऐसे करेंगे, नहीं सर एकदम स्ट्रेट मत रखो इसको, इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दो। तो टिल्ट करते ही बच्चों मुझे बताओ ये इस तरीके से हो जाएगा, हो गया बराबर। फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड। आप बताओ इस जगह ऊपर ऊपर क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी ऊपर क्या है, CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। आगे वाले में ये दो जगह पे क्या है, H है, तो यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, समझो ऐसा, ऐसे वाले में ड्रॉ करना है ऐसे, तो फिर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये जिगजैग वाला है ना, तो अगर हम लोग इसको जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करें, जिगजैग फॉर्म, तो जिगजैग फॉर्म वाला कैसे दिखेगा, देखो ये वाला कार्बन यही अपन ने ऐसा रखा था ना, ठीक है ना। तो ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर देंगे। अभी अगर आप बोलोगे सर जिगजैग में चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, ये रोटेट करने का, रोटेट करने के बाद ऊपर क्या है, वाई शेप में हो जाएगा, इस तरीके से वाई शेप, देख लो। आगे वाला जो है वो तो जैसा इधर था वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, इन दोनों जगह पे क्या आएगा, H और H आएगा। पीछे वाला कार्बन में यहाँ पे क्या आएगा, देखो टिल्ट किया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे इन दो जगह पे क्या आएगा, H है, और ये वाला जो होगा क्या आएगा, CH3। तो बच्चों क्या जस्ट इसके पीछे है कुछ, नहीं है, इसके जस्ट आगे कुछ है, नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्म है, अभी स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैगर्ड है, ठीक है ना। और ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, एक्लिप्स फॉर्म है, ये कौन सा है, एक्लिप्स्ड है, और ये लेस स्टेबल हो जाएगा। एक्लिप्स फॉर्म जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, लेस स्टेबल, और स्टैगर्ड फॉर्म जो होगा क्या होगा, मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल बच्चों, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म में ये मिथाइल बड़ा ग्रुप है, ये देख लो मिथाइल बड़ा ग्रुप है, और ये मिथाइल भी बड़ा ग्रुप है, तो दो मोटे मोटे लोग एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं तो उनको तो बेटा तकलीफ ही होगी। सो क्या हो जाएगा, रिपल्शन, मोर रिपल्शन की लेस रिपल्शन, इसमें मोर रिपल्शन, और इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, लेस रिपल्शन। समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिपल्शन। तो आप बताओ हम लोगों ने प्रोपेन का, ब्यूटेन का और इथेन का क्या बना लिया बच्चों, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया, ठीक है ना। सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ इथेन हमने बना लिया, मीथेन तो पॉसिबल नहीं है, प्रोपेन बना लिया, ब्यूटेन बना लिया, ब्यूटेन के तो हमने और भी ट्राई कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूं, प्रेडिक्ट द अल्केन, प्रेडिक्ट द अल्केन, ठीक है ना। मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताना ये कौन सा अल्केन है, ठीक है। तसल्ली से घाई मत करना। नंबर 1 H H H CH3 H H, मतलब ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो पता करके बताओ, ठीक है। सोच लो आराम से, आराम से सोच लो, घाई मत करो।
केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल यू नो, अगर बेसिक से पढ़ा तो बहुत इजी है। चलो 30 सेकेंड्स का टाइम ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सॉल्व करो वीडियो पॉज। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग का हो गया होगा, पर फिर भी अच्छे से एक बार वापस चेक कर लो आंसर अपने। ठीक है, चलो अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो हम लोग बेटा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझे तो एकदम सिंपल है बेटा। इसमें मुझे बता ये क्या है सर, कार्बन। क्या इसके ऊपर कोई कार्बन है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? CH3 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? CH3 हो गया। फिर ये तो CH3 हो गया, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड है। फिर ये कौन है सर? वापस कार्बन है। तसल्ली से पढ़ो भाई, मत करो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2 हो गया। फिर इस CH2 के ऊपर एक क्या है बेटा? CH3 है सर, ये तो प्रोपेन है। हो गया, खत्म। सो सिंपल, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। हंसे हो तुम लोग भी। चलो ठीक है, ये वाला क्या है? कार्बन। स्टार्टिंग से चालू करेंगे। सपोज यहाँ से शुरू किया तो ये क्या है? कार्बन है, तो ये CH3 हो गया। फिर यहाँ पे से यहाँ पे आया, ये कार्बन है, बट इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है? 2, तो सिंगल बॉन्ड CH2। फिर वापस से कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। फिर ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है, CH2। फिर यहाँ पे कौन है? सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? CH3 है, तो यहाँ पे वापस से CH3। तो ये तो क्या है आपका? N ब्यूटेन है। आराम से, कौन सा ब्यूटेन है बच्चों? N ब्यूटेन है। फिर ये क्या है? यहाँ पे तो CH3 कोई है ही नहीं इधर, यहाँ पे भी ये CH3 कोई है ही नहीं इसके अलावा, तो यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए। न्यूमन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो 4th और 5th, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से लेवल बढ़ा के कर रहा हूं मैं, जरा ट्राई करो। इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपको। अगर कॉमन नेमिंग नहीं आता है तो IUPAC लिख देना बस। चलो ट्राई करो। चलो 30 सेकेंड्स का, 1 मिनट का टाइम ले लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से और सॉल्व करो। चलो स्टार्ट कर लिया। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से या फिर यहाँ से शुरू करेंगे, तो समझो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो ये CH3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना दो। फिर यहाँ पे कौन है? ये C, और इसके ऊपर एक H जुड़ा है। सर H दिख रहा है आपको, CH3 नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना बेटा? तो अगर मैं CH3 भी बनाने जाऊँ तो CH3 ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ सर बराबर। फिर यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। चलो एक तरीका इजी बना देते हैं, और किसी को अगर तारे जमीन हो रहा है तो और इजी बना देते हैं। ठीक है, चलो सर कैसे? ये कार्बन है बच्चों। हाँ सर, ये भी कार्बन है, तो सबसे पहले ऐसे बना दो, कार्बन बना दिया। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है? 1, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हाइड्रोजन। बराबर। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस कार्बन ने अभी तक 3 बनाए, एक चौथा बॉन्ड बाकी है, और इसके ऊपर कौन है? ये CH3 है, तो CH3 लिख दो। बराबर है। इस कार्बन के ऊपर 2 बार CH3 है, तो ये देखो 1 बार और ये दूसरी बार। सिंपल, ऐसे कर लो। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सेकेंड नंबर 1 2, सेकेंड नंबर पे 1 मिथाइल है, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4 के 5 5, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो पेंटेन। अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम आएगा बच्चों? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हाँ इधर तो कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? H था। चलो ठीक है, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। यहाँ पे क्या है बेटा? C है, यहाँ पे भी क्या है? C है, करेक्ट। यहाँ पे एक H है। अरे समझ रहे कुछ? वेरी गुड। एक दोनों जगह पे H है। इसके ऊपर क्या है? 2 बार CH3 है, तो 1 बार CH3, 1 बार इधर CH3।
इधर भी 2 बार CH3 है, तो एक बार इधर CH3, एक बार इधर CH3, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेमिंग तो कुछ होगा नहीं, इसका IUPAC नेमिंग कैसे होगा बताओ, 1 2 3 4, 2 और 3 पे मिथाइल है, सो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सर ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये सब करने का रीजन ये है कि फ्यूचर में जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए ये कंपाउंड कौन सा है, तो ये कंपाउंड हम लोग को पता ही नहीं चलेगा तो काम आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया, अभी हम लोग न्यूमैन की तरफ बढ़ेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन खत्म करेंगे, फिर आज का लेक्चर स्टॉप करके नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स स्टार्ट करूंगा। तो आज बेसिकली आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन हो गया बेटा। जनरली मैंने देखा है कि लेक्चर में ये डायरेक्ट बता दिया जाता है और इसके ऊपर इतना टाइम नहीं दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म स्टार्ट किया जाता है, कुछ समझ में आता नहीं है, बट मैं बहुत ही स्लो जाऊंगा तसल्ली से, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट प्रोजेक्शन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन शॉर्ट्स के बाद में न्यूमैन आता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन बेटा किस तरीके से लिखा जाता है देख लेते हैं। देखो, जैसे अगर समझो मेरे पास में इथेन है, तो मैंने इसका सॉहर्स बता दिया था, न्यूमैन भी मैंने एक्चुअली आपको समझा तो दिया है, फिर वापस यहाँ पे बताना है। देखो ध्यान से, इसमें हम लोग मॉलिक्यूल को फ्रंट से देखेंगे, ऐसा इसमें ऐसा दिख रहे थे तो है ना, साइड वाइज ऐसा, बट इसको अपन ऐसे फ्रंट से देख रहे हैं। आप जैसे दिख रहा है, आपको जैसे दिख रहा है वही सही है, राइट ना, क्योंकि वी आर फेसिंग ईच अदर ऐसा, तो जो मेरे लिए राइट है वो आपके लिए भी राइट है ऐसा। राइट मतलब RIGHT वाला राइट, वो वाला राइट नहीं, ठीक है ना ना, करेक्ट करेक्ट ऐसा समझो, ठीक है। मैं भी क्या बोलता हूँ कभी कभी। आप बताओ बच्चों, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे देखूं, ठीक है ना, तो इसको बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो आपको फ्रंट में एक कार्बन दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा है, फ्रंट वाला कार्बन आपको किस तरीके से दिख रहा है ये देखो, इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ये फ्रंट वाला कार्बन है, तो सिर्फ इसको देखो अभी। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट वाले कार्बन को हम लोग ऐसे शो करते हैं, इस तरीके से, बस ये आपका हो जाएगा फ्रंट कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों, फ्रंट कार्बन। इस तरीके से फ्रंट कार्बन शो होता है, ठीक है ना। और पीछे वाला जो कार्बन है वो ये था, इसके अगर ये बॉन्ड को हटा दूं तो क्या यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल के ऊपर कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो जो पीछे वाला कार्बन होता है उसमें हम लोग ऐसे शो करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया ये वाला, फिर इसके ऊपर बॉन्ड नंबर 1, सर्कल के अंदर मत लेके जाना, सर्कल के सरकमफेरेंस पे खत्म करना है, बॉन्ड नंबर 2 एंड बॉन्ड नंबर 3, ये पीछे वाला कार्बन। तो वापस देख ले, ये फ्रंट वाला कार्बन, सर सर्कल तो इसमें भी है बट इसको हम लोग खाली पॉइंट से शो करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर सर्कल के ऊपर सर्कल दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे ना। और इसको बेटा सर्कल और उसके ऊपर 3 बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट कार्बन है देख लो, और ये पीछे वाला कार्बन रियर कार्बन है। स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दूं तो फिर ये कैसे दिखेंगे, तो ध्यान देना, रियर कार्बन, ठीक है, रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन को अगर अपन जोड़ दे, देखना ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो ये ऐसे दिख रहा है इस तरीके से। तो बच्चों इसको यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना, सर्कल बनाएंगे पहले, ध्यान देना जो जिस तरीके से बना रहा हूँ वैसे ही सर्कल बनाया, मतलब मैंने कौन सा कार्बन होना दिया, बोलो, पीछे वाला कार्बन। पीछे वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड है, ऐसे 1 2 3, बराबर है, ये पीछे वाला कार्बन हुआ। अभी इसके ऊपर इसको रखना है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये फ्रंट कार्बन को रखना है। तो जब फ्रंट कार्बन को रखोगे तो फ्रंट कार्बन कैसे आएगा, इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर मैच होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पे अगर देखने जाना तो इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन नहीं बना है, तो इसको मैं आपको समझा तो दिया कैसे बनाना है, बट इसको ऐसे मत ड्रॉ करना, मैं आपको बताता हूँ वैसे ड्रॉ करना, ठीक है ना। देखना एक बार अच्छे से, देखो इसको कैसे ड्रॉ करना है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। सर्कल बना दो, बना दिया, सिर्फ सर्कल बनाओ, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर इसके ऊपर फ्रंट कार्बन बनाओ, फ्रंट, सर्कल के ऊपर फ्रंट, सर वो तो रियर कार्बन होता है ना, मुझे पता है, बनाने का तरीका बता रहा हूँ खाली। इसके ऊपर फ्रंट कार्बन बना दो, और एक और चीज याद रखो ट्रिक,
कि फ्रंट कार्बन बनाने के टाइम में उसके बॉन्ड का जो लेंथ है थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ, ऐसे बड़ा बड़ा बना दिया। फिर उसके अभी ये फ्रंट कार्बन हो गया, और ये लाइंस है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट कार्बन, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे वाला कार्बन। बट पीछे वाले कार्बन के ऊपर बॉन्ड्स तो अभी तक हमने बनाए नहीं है, पहले मैंने बनाए थे बट वो नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है, तो ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। फिर क्या करोगे पता है, पीछे वाला कार्बन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सर्कल तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसके राइट हैंड साइड में, इस बॉन्ड के राइट हैंड साइड में इससे थोड़ा सा छोटा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा बॉन्ड बना, ऐसा इस तरीके से राइट हैंड साइड में, इधर भी इसके राइट हैंड साइड में। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हो ये वाला, तो यहाँ पे भी फिर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, फिर यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में बना तो इधर भी सब जगह राइट हैंड साइड, इस तरीके से शो करना है बस। और इन पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है, इन जगह पे आपके आइटम्स आएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है, ये सब आएंगे। ठीक है, तो सुनो, तो अगर मुझे अभी ये देखो, अगर आप बोलोगे ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है आपका एक्लिप्स स्ट्रक्चर। सर इसको एक्लिप्स क्यों बोला, एक्लिप्स बोलने का कारण क्या बच्चों, क्योंकि व्हाइट के पीछे ऑरेंज है, व्हाइट के पीछे ऑरेंज, सर ये तो दूसरे अलग अलग दिख रहे हैं, किधर और एकदम पीछे, एकदम पीछे बनाना तो आपको दिखता कैसे, ऑफलाइन में भी मैं एकदम पीछे नहीं बना पाता हूँ, ठीक है ना, और बनाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं, जैसे मैंने बनाया इसी को आप एक्लिप्स बोलोगे। और अगर इसको स्टैगर्ड के फॉर्म में बताना है तो आगे वाले को वाई शेप में कर दो, ठीक है। तो ये देखो, अगर इसी को स्टैगर्ड फॉर्म में बनाना है तो पहले सर्कल बना दो, ठीक है, ये देखना, ये देखो आगे वाले को वाई शेप में कर दिया, अभी इसके पीछे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है, तो आगे वाला कौन से शेप में है, वाई शेप में, तो वाई शेप में बना दो, ऐसे बना दिया। और फिर पीछे वाला कार्बन तो जैसा था वैसा ही है, ऑरेंज वाला, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर, एक्लिप्स नहीं, अभी क्या आएगा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब किसी के पीछे कोई एटम नहीं है, और यार स्टैगर्ड वाला जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हुआ न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, इथेन का, तो इथेन का मतलब तो क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH3, तो दोनों कार्बन के ऊपर तीन तीन क्या है, H है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, एक सर्कल आराम से बराबर, फिर क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इन तीनों के ऊपर क्या आएगा, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन आ गया, फिर पीछे वाला कार्बन ड्रॉ करेंगे, ये देखो थोड़ा सा इसे बॉन्ड का लेंथ छोटा बनाना ताकि नीट एंड क्लीन बने, ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटा ही बनाना है, बट वो कैसा है कि अभी हमसे दूर है ना, दूर है तो डेफिनेटली उसका साइज थोड़ा सा कम दिखेगा, फिर ऐसा इस तरीके से। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, एक्लिप्स स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अगर मैं इसका स्टैगर्ड बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ, ऐसा, आगे वाला कार्बन वाई शेप में, तीनों जगह पे हाइड्रोजन बराबर, और पीछे वाला कार्बन जैसा था वैसा का वैसे, उसको रोटेट थोड़ी किया, दोनों को रोटेट करेंगे तो फिर वापस एक्लिप्स ही बन जाएगा ना, ये वाला इस तरीके से बनाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का। तो ये हो गया इथेन की बात। नेक्स्ट बच्चों प्रोपेन का, प्रोपेन में क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा CH3 आ जाएगा, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो अगर मैं इसको मॉडल से समझाऊं तो ये आपका इथेन था ही, इसके ऊपर एक फूल जोड़ दो, तो अभी ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अभी आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको या तो ऐसे देखो बराबर, आपके साइड में मिथाइल ग्रुप या फिर पीछे वाले साइड में मिथाइल ग्रुप, जैसे आपकी मर्जी। तो अगर मैं फ्रंट में मिथाइल ग्रुप ले रहा हूं तो बताओ, एक सर्कल आया बराबर, फिर फ्रंट वाला कार्बन बनाना है, फ्रंट वाला कार्बन बनाने के बाद इधर क्या आएगा, CH3, ऊपर देखो CH3 है, फिर इन दोनों जगह पे क्या है, H है, H है बराबर, फिर पीछे वाले पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बराबर है। इसको भी आप एक्लिप्स फॉर्म में बनाना चाहो तो एक्लिप्स फॉर्म में भी बना सकते हो। ब्यूटेन नेक्स्ट, अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन में कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे, तो 4 कार्बन आएंगे तो एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अभी इसको आप ऐसे भी देख सकते हो,
जनरली ट्राई करो कि दोनों साइड में इक्वल इक्वल हो। कोई कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये क्या बिच्छू है क्या जो तुम्हारे ऊपर आके डंक मारने वाला, ऐसा नहीं ना, तो इसको एग्जैक्टली मिडल में रखो, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा है सर्कल, आगे ऊपर मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन नीचे है, तो ये ऐसा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, बराबर है। पीछे भी सेम ही है, पीछे भी क्या है बच्चों, सेम ही है, तो थोड़ा सा हाइट कम, इधर भी CH3 थोड़ा सा हाइट कम, और यहाँ पे H और H हो जाएगा। तो इसका भी एक्लिप्स अगर स्ट्रक्चर चाहो तो आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, और इसका अगर समझो स्ट्रक्चर बनाने बोला है तो कैसे बनाओगे? शुरुआत करो हमेशा यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, जहां से कार्बन होगा वहां से, नहीं है तो फिर कहीं से भी शुरू करो। इस कार्बन से, ये भी तो एक कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पीछे भी ये सर्कल वाला कार्बन है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, पीछे वाला कार्बन सर्कल वाला 3, और उसके ऊपर एक और कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने? 4। नहीं समझा, वापस सुनो, सब गांव से लगता है। ये देखो कार्बन नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर सर्कल वाला 3, फिर सर्कल वाले के ऊपर एक और कार्बन है, कितने हो गए? 4। इधर आओ गिनो, इधर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो इधर से शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1, फिर सर्कल वाला कार्बन नंबर 2, फिर इधर भी कुछ नहीं, ये सब ऑरेंज वाले कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसमें 2 ही कार्बन है, तो CH3 ठीक है। सेम इसमें बताओ, यहाँ पे कार्बन है तो CH3, ये वाला कार्बन CH2, फिर इसके पीछे वाला कार्बन, कार्बन है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो प्रोपेन हो जाएगा। वैसे तो वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो समझो क्वेश्चन पूछा है प्रिडिक्ट दी अल्केन, प्रिडिक्ट दी अल्केन, फिर अपन स्टॉप करते हैं। चलो प्रिडिक्ट दी अल्केन, चलो 2 एग्जांपल ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन। चलो ये वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करो। हो गया? चलो डिस्कस करें। तो सबसे पहली बात तो इससे अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये देखो, ये फ्रंट कार्बन है, करेक्ट, इसके ऊपर H है और H है और ऊपर CH3, तो ऊपर से शुरू करेंगे CH3, फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो CH2, फिर वापस बॉन्ड, फिर पीछे वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, बराबर। नेक्स्ट, फ्रंट वाले कार्बन के ऊपर कितनी बार CH3 है? 2 बार, और एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और 2 बार क्या है? CH3 है, बराबर। फिर पीछे वाले कार्बन के पास गए, पीछे वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 और एक क्या है? CH3, ये देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन अच्छे से समझा होगा। एक्लिप्स स्टैगर्ड के बारे में चिंता मत करिए, एक्लिप्स स्टैगर्ड मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन सा एक्लिप्स है, कौन सा स्टैगर्ड है, वो सब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का पार्ट आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। फोटो ले लो, चलो स्टार्ट करें। ऐड ऑन योर होमवर्क।
ड्रॉ सॉहर्स फॉर्मूले फॉर ए इथेन ब्यूटेन, नहीं बोला मतलब एन ब्यूटेन, एंड सी आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ न्यूमैन फॉर्मूले फॉर ए बी सी। प्रोपेन, चलिए तो हो चुका है, कोई तो हो चुका है, तो वापस प्रैक्टिस करने से आने वाला बेटा, ठीक है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो आज हम लोग ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया, बट मैंने पूरा का पूरा लेक्चर फोकस किया सिर्फ आपके फाउंडेशन के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर। ये सब बार बार रिपीट होने वाला है। जस्ट इमेजिन करो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता मॉडल्स की मदद से, और अगर आपको डायरेक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाना चालू कर देता तो डेफिनेटली आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैंने मेरा बेस्ट दिया है एक एक चीज को समझाने के लिए। ऑफलाइन में भी मैं इतना ही टाइम लगाता हूँ, तो आपको एक एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वीडियो को अगर आप चाहो तो वापस से एक बार देख लो, पर नोट्स एकदम अच्छे से मेंटेन करना। और लास्ट में ये होमवर्क करोगे तो आपको कैसा, एक बोलते ना कि मम्मी को जब रोटी बनाते देखते हैं, मम्मी जब रोटी बनाती है तब तो अपने को लगता है यार अच्छे से सर्कल बन जाते हैं। स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ तो जब आप रोटी बनाते जाते हो तो बेटा ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, ये सब नक्शे आराम से बन जाते हैं। तो राम सर को यहाँ पे बोर्ड पे बनाते हुए देखना, अरे ये तो इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। पर जब आप खुद बनाओगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे। इस वजह से मैंने आपको होमवर्क दिया है, ताकि वो प्रैक्टिस कर करके आपका वो मिस्टेक जो है निकल जाए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने आपका पूरा फाउंडेशन कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो आपका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो जो चीजें जरूरी थी मुझे, मैंने आपको सिखा दी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मतलब एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड को रोटेट करने के बाद। तो उसमें थोड़े ग्राफ्स भी है, अच्छे से मैं एक एक चीज तसल्ली से समझाऊंगा। आई विल नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ लेक्चर्स। आपने देखा होगा IUPAC में मैंने 24 लेक्चर्स ले लिए, बट आई विल वरी अबाउट द कंसेप्ट की एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। So we will meet in the next lecture, lecture number 13, in detail with conformational isomers. Till then, thank you. ये homework करना and take care.